अब फाइनली हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 12 केमिस्ट्री ग्रेड 10th। यूनिट नंबर 12 है हमारे पास पॉलीमर्स। इसके हमने जितने एसएलओज थे, ये जितने ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर के, जो कि जिनसे पेपर बनना है फेडरल बोर्ड में, वो हमने तमाम के तमाम एसएलओज इससे पिछले पार्ट में देखने हैं। इस वीडियो में हमने वो एक्सरसाइज करनी है जो कि एनबीएफ की बुक में दी गई है विद दिस चैप्टर यूनिट नंबर 12 क्लास 10th। तो अब हम लोग उसकी एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने तमाम के तमाम एसएलओज लाजमी देखने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने सिंपली उन एसएलओज को यहाँ पर लगाना है। तो आपको पहले तमाम कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, हम उन कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ट अप फ्रॉम मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है पॉलीमर्स की। स्मॉल मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल्स। अगर आप लोग देखें तो ये भी किसी हद तक ठीक है कि आपने छोटे मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड किया है और एक बड़ा मॉलिक्यूल आपने फॉर्म कर दिया है, लेकिन ये उतना क्लियर नहीं है जितना सेकंड वाला है कि लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ट अप फ्रॉम मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। तो यहाँ पर उन्होंने खास तौर पर मोनोमर्स का भी जिक्र कर दिया है। सिंपल मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ, तो ये तो नहीं है। लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ मेटल्स एंड ऑर्गेनल्स, तो ये भी नहीं है। लेकिन इन दोनों में से ये दोनों तकरीबन दोनों ही ठीक हैं, लेकिन दूसरी वाली सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें मोनोमर्स का भी जिक्र है और बिल्कुल बेस्ट तरीके से उन्होंने ऊपर पूछा था बेस्ट कौन से डिफाइन करती है, तो वो सबसे बेस्ट तरीके से आपको डिफाइन करती है कि पॉलीमर्स क्या है। लार्ज मॉलिक्यूल्स बिल्ट अप फ्रॉम मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज फाउंड इन पॉलीएमाइड्स। एमाइड लिंकेज, कौन सी लिंकेज थी? ये थी हमारे पास CONH की लिंकेज, राइट। जो हमने अपना पॉलीएमाइड फॉर्म किया था, हमने इसको कम्प्लीटली एसिलोज में देखा था। इसके अंदर पॉलीएमाइड में हमने फॉर्म किया था नायलॉन 66। उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे एमाइड लिंकेज फॉर्म होती है। पॉलीइथाइलीन इज एन एग्जांपल ऑफ एन एडिशन पॉलीमर। ये तो इथीन से बना हुआ है। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम इथीन इज, उसका रिपीटिंग यूनिट क्या है? तो इसको तो अब आपको बहुत इजीली आता है। कंप्लीट एसल होता है कि कैसे आप लोग किसी भी मोनोमर से उसका रिपीटिंग यूनिट निकाल सकते हैं पॉलीमर में। बट एनीवेज ये तो आपको बहुत इजीली आता होगा अगर आप लोग इथीन देख लें। इथीन का स्ट्रक्चर आपके पास CH2 डबल बॉन्डेड टू CH2। जब इसका आपके पास पॉलीमर बनेगा तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर साइड पर 2 बॉन्ड्स आ जाएंगे, मीन्स ये वाला। ओके, दिस वन इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ द एडिशन पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम इथीन, दैट इज पॉलीइथीन या फिर पॉलीइथाइलीन। तो उसका रिपीटिंग यूनिट है आपके पास -CH2। ओके, इसके बाद है नायलॉन 66 इज एन एग्जांपल ऑफ, हमने देखा था दिस वाज पॉलीएमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस प्रोड्यूसेस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब वैसे मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आपके पास एक बाय प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लाजमी नहीं कि वो हमेशा वाटर हो, मोस्टली वो वाटर होता है, लेकिन इनमें से कौन सा आपके पास वाटर प्रोड्यूस कर सकता है? दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। हालांकि पॉलीमर पॉलीमराइजेशन, लेकिन हमेशा वाटर नहीं होगा, कभी कभी कुछ और भी हो सकता है, मोस्टली वाटर ही होता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पैट। तो पैट क्या था? पॉलीथाइलिन टेरेफ्थालेट हमने देखा था, दिस वाज अ पॉलीएस्टर। इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, नहीं ये तो रिसाइकेबल है, इसके ऊपर तो फुल एसिड होता। इट इज़ अ पॉलीएमाइड, नहीं पॉलीएस्टर है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो उन्होंने कहा है कि इसमें से ट्रू कौन सी नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में उनकी मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप लोग देखें इसमें से तो ये पहला वाला भी गलत है, ये रिसाइकल हो सकता है। दूसरा वाला भी गलत है, ये पॉलीएस्टर है। और आखिरी वाला भी गलत है, ये खाली टेक्सटाइल्स में यूज़ नहीं होता, ये आपके पास प्लास्टिक्स में यूज़ होता है, ये और बहुत सी जगहों पर यूज़ होता है। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ठीक है और वो है तीसरा वाला। इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू मोनोमर्स एंड रीपॉलीमराइज्ड। तो इसको तो फुल एसल होता है, ये वाला ठीक है। तो आई थिंक इसमें कहना चाहते थे विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैट। ओके, तो ये इनसे मेरे ख्याल में नॉट ऐसे निकल आया है। व्हाट इज अ मेजर एनवायरमेंटल चैलेंज कॉज्ड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक से कौन सा सबसे मेजर एनवायरमेंटल चैलेंज है? जैसे हमने एसएलओस में देखा था बायोडिग्रेडेबल। ये तो वो बायोडिग्रेडेबल तो होते ही नहीं है। दे आर इजीली रिसाइकल्ड, ऐसा भी नहीं है, कई सारे रिसाइकल नहीं होते। दे एक्यूमुलेट इन ओशंस, तो यस दिस इज एन एनवायरमेंटल चैलेंजेस, वो ओशन में भर जाते हैं। दे आर नॉन टॉक्सिक, नहीं टॉक्सिक होते हैं। पॉलीएस्टर्स आर फॉर्म फ्रॉम, हमने देखा था दिस वर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक्स। दे आर लाइट वेट, ये प्रॉपर्टी है। दे आर ड्यूरेबल, ये भी प्रॉपर्टी है। ड्यूरेबल का मतलब है आपके पास कि आप इनको आसानी से कहीं से इधर से उधर आप इनको लेके जा सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर जो चीज़ आपके पास काफ़ी अरसे तक चलती है। ड्यूरेबल का असली मतलब तो ये है कि आपके पास कोई चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती, लॉन्ग लास्टिंग, राइट, लॉन्ग लास्टिंग। तो आपके पास प्लास्टिक्स तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, राइट, तो ये तो एक प्रॉपर्टी है। दे आर इजिली डिकम्पोज बाय, तो ये एक प्रॉपर्टी नहीं है। तो यस दिस वन नॉट अ प्रॉपर्टी, ये है। दे आर वर्सटाइल इन एप्लीकेशन, यस, उनके वर्सटाइल का मतलब है बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं, यानी इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, इनकी इस्तेमाल या इनकी एप्लीकेशन या इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
ओके, ये थे हमारे एमसीक्यूज़। तो इसके बाद जो इस बुक के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि बुनियादी तौर पर हमारे एसएलओ से ही बनाए गए हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रख के बनाए गए हैं। अब हम लोग उनको देखेंगे। ओके, ये हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ पॉलीमर? तो डिफाइन अ पॉलीमर। तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या है? मुझे उम्मीद है ये आप बहुत ईज़िली बना सकते हैं। अच्छा, वैसे आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को याद नहीं करना, यानी आपने कहीं से भी किसी बुक से या किसी नोट से इनको याद नहीं करना, आपने इनको खुद से लिखना है। तो खुद से लिखेंगे तो आपको आसानी भी होगी, कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा और वो सबसे ईज़ी तरीका भी है और वही सबसे अच्छा तरीका भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीमर है तो इसकी डेफिनेशन बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको पता है कि पॉलीमर क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बहुत ईज़िली बना सकते हैं कि पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे मॉलिक्यूल से बना है। तो लार्ज मॉलिक्यूल बिल्ड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर्स। तो सिंपल ये डेफिनेशन है, इसमें याद करने की कोई भी चीज़ नहीं है। व्हाट इज़ अ मोनोमर? अगेन ये भी आप इज़िली बता सकेंगे। इसमें आपने कुछ भी याद नहीं करना, आपने बुक पर आप जाना ही नहीं है। आपको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट पता है, आपने खुद से अपनी इंग्लिश में सब कुछ लिखना है, आपको नंबर फुल मिलेंगे। तो व्हाट इज़ द मोनोमर? द मोनोमर इज़ द स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट इज़ यूज्ड टू बिल्ड अ पॉलीमर, बिगर मॉलिक्यूल। तो मोनोमर वो छोटा जो मॉलिक्यूल है, उसको मोनोमर कहा जाता है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग यूनिट इन पॉलीइथाइलीन। पॉलीइथाइलीन में रिपीटिंग यूनिट क्या है? तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग ये बहुत ईज़िली कर सकेंगे। इसके ऊपर हमने कंप्लीट डिटेल से समझ में किया था कि पॉलीइथाइलीन का रिपीटिंग यूनिट क्या है या पॉलीइथीन का रिपीटिंग यूनिट क्या है। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय एडिशन पॉलीमराइज़ेशन। एडिशन पॉलीमराइज़ेशन से क्या मतलब है? अगेन खुद से अब आपको याद होगा, हमने कंप्लीट एसएनओ में देखा है कि एडिशन पॉलीमराइज़ेशन का क्या मतलब है। वो पॉलीमर्स जो कि या वो पॉलीमराइज़ेशन जिसके अंदर आपके पास पॉलीमराइज़ेशन का मतलब है पॉलीमर फॉर्म करने की जो रिएक्शन है। पॉलीमर तो उस मॉलिक्यूल को कहेंगे, पॉलीमराइज़ेशन जब हम उसको फॉर्म करते हैं, तो जो रिएक्शन है उसको पॉलीमराइज़ेशन कहते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइज़ेशन का मतलब वो पॉलीमराइज़ेशन रिएक्शन है जिसके अंदर कोई बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो व्हेन देयर इज़ नो बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ पॉलीमराइज़ेशन रिएक्शन वी कॉल दैट एन एडिशन पॉलीमराइज़ेशन रिएक्शन। तो बहुत सिंपल, ये आप खुद से डेफिनिशन बना सकते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन। वो पॉलीमराइज़ेशन जिसके अंदर बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा। व्हेन देयर इज़ अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन पॉलीमराइज़ेशन रिएक्शन वी कॉल दैट रिएक्शन कंडेंसेशन पॉलीमराइज़ेशन। नेम द लिंकेज फाउंड इन पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स के अंदर जो लिंकेज है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड द एस्टर लिंकेज। इसके ऊपर भी अब इसके अंदर कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए। और इसका क्या था? तो ये तो बहुत सिंपल है, डैश COO। इसके ऊपर तो हम एस्टर्स के अंदर भी बात कर चुके हैं, अब हमने दोबारा बात की है। व्हाट आर, और आप चाहें तो यहाँ पर अगर मज़ीद डिटेल ऐड करना चाहते हैं, वैसे उन्होंने पूछी नहीं, तो आप यही बता सकते हैं कि ये एस्टर लिंकेज फॉर्म कैसे होगा। जब आपके पास डैश COOH है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और डैश OH यानी अल्कोहल का फंक्शन, जो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये वाला फॉर्म कर देंगे। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, इन्होंने यहाँ पर नहीं पूछा, जब चाहें तो बता सकते हैं। व्हाट आर द मोनोमर्स रिक्वायर्ड फॉर टू फॉर्म नायलॉन? नायलॉन का फॉर्म करने के लिए आपको किन मोनोमर्स की ज़रूरत है? वैसे ये वाला एसएलओ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जिन एसएलओ से बना है, वो एसएलओ आपके पास फॉर्मेटिव हो चुके हैं। तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप कर भी लेंगे तो अच्छा ही होगा, आपको नॉलेज ज़्यादा ही मिलेगा। और इसके अलावा जो आपके पास पॉलीएमाइड्स थे, उसके अंदर हमने इसको पढ़ा था। हालाँकि जो पॉलीएमाइड्स का एसएलओ था, उसमें आपको नाम पता होना नहीं चाहिए। मोनोमर्स और पॉलीमर्स का नाम नहीं, उसके अंदर आपने रिपीटिंग यूनिट या स्ट्रक्चर निकालना था, या खाली मोनोमर्स का स्ट्रक्चर निकालना था, जब आपको एक चीज़ दी जाए तो। तो वैसे टेक्निकली ये फॉर्मेटिव है। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपसे इनके बारे में पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नायलॉन और पेट ये आपके पास खास तौर पे एसएलओ में आए थे, जिस एसएलओ को फॉर्मेटिव कर दिया गया है। तो बेहतर है कि हम इनको पढ़ लें, हमने इनको एसएलओस में पढ़ा ही है, इतने मुश्किल तो है नहीं, 2 ही हैं। नायलॉन 6 की बात हो रही है, तो इनको तो आप याद कर सकते हैं। बाकी किसी को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो बुक में है या कहीं भी है, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं। ये दोनों एसएलओस में मौजूद हैं, हालाँकि एसएलओ फॉर्मेटिव है, फिर भी आप कर लेंगे, तो आपके लिए अच्छा ही होगा। फिर है एक्सप्लेन वन एनवायरमेंटल चैलेंज एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स इन लैंडफिल्स। कोई एक सा आप एनवायरमेंटल चैलेंज बताते हैं जो जिसका लिंक प्लास्टिक से डिस्पोजल जो आप लैंडफिल्स में करते हैं, यानी ये तो एसोलॉजी में भी था कि जब आप प्लास्टिक्स को लैंडफिल्स में डिस्पोज करते हैं, तो उससे एक एनवायरमेंटल चैलेंज आपके पास क्या आता है? इसका आप एक एनवायरमेंटल चैलेंज ये कर देते हैं कि प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जब आप उनको लैंडफिल्स में जो है वो डिस्पोज करेंगे, तो वो ख़त्म ही नहीं होंगे। ज़मीन उनको जो है वो डिग्रेड ही नहीं करेगी, तो वहाँ पर कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक पड़े रहेंगे और आपकी ज़मीन को भी ख़राब करेंगे और ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लैंड भी ले लेंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना। अगर आपको हल्की-फुल्की इंग्लिश भी आती है, तो आप ईज़िली कुछ भी लिख सकते हैं। और आपको इस स्टेज पर इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि अपना आंसर खुद लिख सकें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पेट। तो पेट का क्या स्ट्रक्चर है? तो अगेन ये भी टेक्निकली फॉर्मेटिव है, लेकिन ये हमने किया था सिलेबस में, इतना मुश्किल ये नहीं है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। व्हाई इज़ पेट कंसिडर्ड रिसाइक्लेबल? पेट जो है वो रिसाइक्लेबल क्यों है? ये वाला एसएल अभी फॉर्मेटिव था, लेकिन हमने इसको भी देख लिया था।
इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है। पेट रिसाइक्लेबल इसलिए है क्योंकि पेट को हम लोग वापस मोनोमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उन मोनोमर्स को वापस रिपोलिमराइज़ कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, ये कैसे करते हैं, उसका यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया, वो स्टेज पे आपको नहीं पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी रिसाइक्लेबल का मतलब ही ये है कि हम उनको वापस तोड़ सकते हैं और वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। हालाँकि ये भी हमारे पास फॉर्मेटिव है, जैसे हमने देखा था। और ये जो मैं फॉर्मेटिव बता रहा हूँ, दिस इज़ फॉर फेडरल बोर्ड। और टेक्निकली जो एसएलओ से पेपर आता है, वो आमतौर पे फेडरल बोर्ड में ही आता है। बाकी बोर्ड्स के अंदर हो सकता है ये एसएलओस फॉर्मेटिव ना हो। उधर भी होते हैं एसएलओस ही हैं, लेकिन उनके अंदर आमतौर पे बुक से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है हाउ आर एडिशन पॉलीमर्स फॉर्म्ड फ्रॉम मोनोमर्स, कि एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं मोनोमर से, तो ये भी आप इजीली अब बता सकेंगे। व्हाट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स में क्या रिलीज होता है, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट आपके पास रिलीज होता है, दैट इज मोस्टली वाटर। तो ये भी आप साथ लिख देंगे। मैंने आपसे कहना नहीं चाहते थे कि वाटर रिलीज होता है, लेकिन आप साथ में बताएंगे मोस्टली वाटर होता है, यूजली वाटर होता है। आप कहें यूजली वाटर, या फिर आप अमोनिया भी लिख सकते हैं, कभी-कभी अमोनिया भी होता है। यूजली वाटर होता है, कभी-कभी कुछ और भी हो सकता है। व्हाट इज़ द रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरेफ्थैलिक एसिड। ये कौन सा हमारे पास पॉलीमर था, दिस वाज पेट, राइट। हालाँकि आपको इनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एवरी पॉलीमर, पेट और नायलॉन के लिए आप इनको याद कर लें, या सेलुलोज में आए थे। लेकिन इसका रिपीटिंग यूनिट क्या है जो पॉलीमर बनता है आपके पास इन दोनों से, ये जो पॉलीमर बनता है दिस इज पेट, पॉली इथाइलिन टेरेफ्थालेट। तो इसका रिपीटिंग यूनिट अब आप इजीली निकाल सकते हैं। व्हाई इज पेट वाइडली यूज इन टेक्सटाइल्स। पेट को आप लोग टेक्सटाइल्स के अंदर, यहाँ जो पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थालेट है, इसको आप लोग टेक्सटाइल्स के अंदर, जिसको आमतौर पर पॉलिएस्टर भी कहा जाता है, इसको आप लोग टेक्सटाइल्स में क्यों इतना यूज़ करते हैं। तो रीज़न बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो पेट है उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपके पास लाइट वेट है, नंबर 1। ये आपके पास ड्यूरेबल है, राइट, लॉन्ग लास्टिंग है, ख़राब नहीं होता इतनी जल्दी क्योंकि ये एक पॉलीमर है। इसके अलावा ये आपके पास जो है ये केमिकल रेजिस्टेंस है या मॉइस्चर रेजिस्टेंस है, तो पानी से इतना ख़राब नहीं होता। व्रिंकल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट, और आपके पास व्रिंकल रेजिस्टेंट है, या इसको रेजिस्टेंस है व्रिंकल से, यानी कि जो कपड़े मुड़ जाते हैं। तो एनीवेज़ ये पैट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से आप इसको टैक्सोनॉमी में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द की डिफरेंस बिटवीन द पॉलीएमाइड्स एंड पॉलीएस्टर्स, इन दोनों में की डिफरेंस क्या है? मेन जो आपके पास डिफरेंशिएट नहीं करना है, एक जो आपके पास की डिफरेंस है, जो असली डिफरेंस है वो इन दोनों के दरमियान क्या है? बहुत सिंपली पॉलीएमाइड्स के अंदर एमाइड लिंकेज होता है, या पॉलीएमाइड्स आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स और डाई एमाइन से बनते हैं, जैसे हमने एसिडोज़ में देखा था। यहाँ पर पॉलीएस्टर जो हैं इनके अंदर आपके पास एस्टर लिंकेज होता है, या फिर ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइऑल से बनते हैं। व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ रिसाइक्लिंग पेट, पेट को रिसाइकिल करने का एक बेनिफिट क्या है? बहुत सिंपली प्लास्टिक है, या टेक्सटाइल्स में भी यूज़ होता है। इसको अगर आप रिसाइकिल करेंगे तो आप लोग जो प्लास्टिक्स के नुकसानात हैं कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, इसको आप लोग नुकसान के बजाय इसको फ़ायदे में कन्वर्ट कर देंगे। आपको और फॉर्म नहीं करना पड़ेगा पेट, तो आपकी एनवायरनमेंट सेफ रहेगी। तो यही बेनिफिट है इसका। व्हाट इज़ रिलीज़ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो ये तो मैं उन्होंने सवाल 2 बार लिख दिया है, राइट। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ये ऊपर भी हमने यहाँ पर भी देखा है। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंडेंसेशन पॉलीमर, कोई एक कंडेंसेशन पॉलीमर की आप लोग एग्जांपल दे दें। आई थिंक कंडेंसेशन पॉलीमर्स की तो आप 2 एग्जांपल दे सकेंगे। हमने नायलॉन भी पढ़ा है और हमने पेट भी पढ़ा है, राइट। इन दोनों में से आप जो मर्ज़ी देना चाहें दे दें। हाउ डू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स डिपेंड ऑन देयर पॉलीमर स्ट्रक्चर, जो प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो पॉलीमर के स्ट्रक्चर पर कैसे डिपेंड करती हैं, इसके ऊपर भी हमने डिटेल से बात की थी एसएलओस में। तो मुझे उम्मीद है कि आप बता सकेंगे कि जो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, वो लाइट वेट हैं, वो ड्यूरेबल हैं। ये कहाँ से आती हैं? क्यों वो लाइट वेट हैं? क्यों वो ड्यूरेबल हैं? क्यों वो केमिकल रेजिस्टेंस हैं? क्यों वो केमिकल रेजिस्टेंट हैं? क्यों वो ड्यूरेबल हैं? तो ये क्यों हैं ऐसे? तो आप बताएँगे कि क्यों? क्योंकि वो पॉलीमर्स हैं और पॉलीमर्स के अंदर ये ख़ासियत है। पॉलीमर्स बहुत स्टेबल हैं, इतनी लंबी मिलियंस ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स की चेन्स हैं एक लंबा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। पॉलीमर की यही ख़ासियत है कि उसके अंदर मिलियंस और बिलियंस ऑफ चेन्स बन सकती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली इन्फिनिट है। आप लोग जितने मर्ज़ी मोनोमर्स देते जाएँगे उतना बड़ा पॉलीमर बनता चला जाएगा जब तक आप मोनोमर्स देना नहीं रुकते। व्हाट आर द 2 एनवायरमेंटल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद प्लास्टिक डिस्पोजल, कोई से 2 एनवायरमेंटल चैलेंजेस बताएँ जो प्लास्टिक्स को जब आप डिस्पोज़ करना चाहते हैं, या उनको आप डस्टबिन में मतलब डस्टबिन में तो नहीं डालते डिस्पोज़ल के दौरान, यानी आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं। आप आपने उनको यूज़ कर लिया एज़ अ वेस्ट, आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके अंदर 2 एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं? तो आप कुछ से भी 2 बता सकते हैं। एक तो ये कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो ख़त्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको ज़मीन देनी पड़ेगी और आपकी ज़मीन को बंजर करेंगे। यानी ज़मीन को बंजर करेंगे। बंजर के लिए जो इंग्लिश का वर्ड है, आई थिंक बेरन या इनफर्टाइल आप कह सकते हैं, यानी राइट, बेरन या इनफर्टाइल, यही 2 वर्ड हैं आई थिंक बंजर के इंग्लिश में। तो एनीवेज़ इनफर्टाइल, व्हाट आर द 2 एनवायरमेंटल चैलेंजेस, तो इसके अंदर एक तो ये कि ये आपकी ज़मीन को इनफर्टाइल करेंगे, उसको बेरन बनाएँगे, वो उसको बंजर करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक जो हैं वो ख़त्म होते नहीं हैं, तो ज़मीन ऑटोमैटिकली बंजर हो जाएगी।
वो ख़त्म तो होंगे नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। एक और आप इसका ये बता सकते हैं कि जैसे-जैसे ये डिस्पोज़ होते जाते हैं, तो इनके अंदर से आपके पास टॉक्सिक गैसेज़ निकलती जाती हैं। हालाँकि आप इसको जलाएँ भी मत, तब भी पड़े-पड़े भी अगर आप इसको रिसाइकिल नहीं करेंगे, इससे टॉक्सिक गैसेज़ निकल सकती हैं। एक सही एनवायरमेंटल चैलेंज है। एक और इसका एनवायरमेंटल चैलेंज ये है कि ये लाइट वेट हैं। लाइट वेट हैं, तो हवा और पानी इसको आराम से कहीं भी उड़ा के ले जाता है, तो वो एक जगह पर नहीं टिकते। ओके, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन हम नहीं किया करते, क्योंकि वो मोस्टली जो है कंसेप्चुअल नहीं होते। उस किस्म के फेडरल बोर्ड में तो कम से कम नहीं पूछे जाते, ना ही उनको करने का कोई फ़ायदा है। उसके बाद है आप लोगों के पास थिंक टैंक, यानी कि ये वो क्वेश्चन है इनके अंदर आपने एनवीएफ के अंदर आपने थोड़ा खुद से सोच के बताना है। इतने एसएलओस के अकॉर्डिंग नहीं होते, लेकिन इसके अंदर आपने खुद से सोच कर, कुछ आपने समझे बगैर खुद से सोच कर कि आप इन चीज़ों के आंसर दे सकते हैं। तो नंबर 1 है कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल चैलेंजेस पोज्ड बाय प्लास्टिक्स, प्रपोज अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी फॉर मैनेजिंग प्लास्टिक वेस्ट इंक्लूडिंग रिसाइकल एंड अल्टरनेटिव मेथड्स। वो ये कहते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों का पता है कि प्लास्टिक्स के एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं, उनके क्या-क्या नुकसानात हैं, प्लास्टिक्स जो कॉज़ करते हैं, आप एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी बनाएँ, एक ऐसा तरीका बनाएँ या एक ऐसी स्ट्रैटेजी ही बनाएँ, जिससे आप लोग प्लास्टिक के वेस्ट को मैनेज कर सकें। आप उनको डिस्पोज़ करने का तरीका बता सकें कि आप कैसे उनको मैनेज करेंगे। उनको रिसाइकिल करना कि मतलब जो मैनेज करना है प्लास्टिक वेस्ट को, उसके 2 तरीके हैं। या तो आप उनको रिसाइकिल करें या फिर अल्टरनेटिव मेथड्स, प्लास्टिक को आप छोड़ ही दें। जो नॉन रिसाइक्लेबल हैं, उनको आप छोड़ ही दें और कागज़ वगैरह की तरफ चले जाएँ, या फिर जो रिसाइक्लेबल हैं, उनको आप रिसाइकिल करें। लेकिन ये होगा कैसे? ये ऑटोमैटिकली तो नहीं होगा, लोग थोड़ी छोड़ेंगे, तो इसके लिए एक फुल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो क्या आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस का, जब आपको पता है, तो अब तो आपको पता है। तो ये तो आप खुद से कर लें, तो ये स्ट्रैटेजी बनाना पहले मुश्किल तो नहीं होगा। ज़ाहिर है आपको पहले लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा और आहिस्ता-आहिस्ता ये करना पड़ेगा। तो ये तो आपका खुद सोचने वाला सवाल है। एनालाइज़ द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स इन मैरीन एनवायरनमेंट्स एंड डिस्कस पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू मिटिगेट देयर इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आपका ज़िक्र है माइक्रोप्लास्टिक्स का। माइक्रोप्लास्टिक्स कुछ भी नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक्स सिंपली प्लास्टिक्स को अगर आप बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, यानी अगर आप प्लास्टिक है आपके पास और उसको आप इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दें कि एक टुकड़ा आपके पास 5 मिलीमीटर से कम हो जाए, ओके? प्लास्टिक का टुकड़ा, तो उसको आप लोग कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, राइट? तो माइक्रोप्लास्टिक्स हम इनको कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे-छोटे होते हैं कि ये हर चीज़ में मिक्स हो जाएँगे। ये खाने में भी मिक्स हो जाएँगे, ये कहीं पे भी मिक्स हो जाएँगे और आप इनको खा सकते हैं, यानी इंजेस्ट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मरीन एनवायरनमेंट्स में। तो बहुत सिंपल है, मरीन एनवायरनमेंट्स में हर मरीन ऑर्गेनिज्म, हम कहते हैं ज़ू प्लैंकटन से लेकर व्हेल्स तक। ज़ू प्लैंकटन आपका सबसे सिंपलेस्ट मरीन ऑर्गेनिज्म्स हैं, जो सबसे छोटे हैं। सबसे तमाम मरीन ऑर्गेनिज्म्स इवेंचुअली इनको खाते हैं, यानी कुछ इनको खाएँगे, फिर उनको कुछ और खाएँगे। तो ये फूड चेन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है ज़ू प्लैंकटन। यहाँ तक कि हम भी जो खाना खाते हैं उसका भी बहुत हिस्सा ज़ू प्लैंकटन पे डिपेंड करता है। मछलियाँ इसको खाती हैं और फिर हम मछलियों को खाते हैं। ज़ू प्लैंकटन से व्हेल्स तक, यानी ये तो बहुत छोटा होता है, ज़ू प्लैंकटन से व्हेल्स इतनी बड़ी-बड़ी, ये तमाम की तमाम अगर माइक्रो प्लास्टिक्स आ जाएँ पानी के अंदर, समुद्रों के अंदर, तो वो आ जाएँगे। अगर आप प्लास्टिक्स यूज़ करेंगे तो माइक्रो प्लास्टिक्स तो आएँगे ही। तो फिर ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा, वो मरना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जब वो प्लास्टिक खाएँगे, उनसे ब्लॉकेज हो सकता है, आपके जो गट है, उसका ब्लॉकेज हो सकता है, आपको स्टारवेशन हो सकती है, खाना नहीं मिल पाएगा ठीक तरह से और काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है प्लास्टिक्स। तो वो जब इनको इंजेस्ट करेंगे, उससे वो जो है मरना शुरू हो जाएँगे और इसका ह्यूमन्स पर भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब हम लोग इन्हीं मछलियों को खाएँगे, जिनके अंदर प्लास्टिक होगी, तो ये प्लास्टिक हमारे अंदर भी चली जाएगी और ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। तो ये मसला है माइक्रोप्लास्टिक के साथ। इवैल्यूएट द नीड फॉर डेवलपिंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स टू रिप्लेस ट्रेडिशनल प्लास्टिक्स। हमें क्यों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की ज़रूरत है? यानी मोस्ट पॉलीमर्स तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन आजकल जो नए पॉलीमर्स आ रहे हैं, वो भी इतने बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, उनको भी कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी किसी हद तक हमने ऐसे पॉलीमर्स बना लिए हैं, जो बायोडिग्रेडेबल हैं। हम आम तौर पे जो प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स नहीं हैं, जैसे पेट, नायलॉन, रिसाइक्लेबल ज़रूर हैं, लेकिन बायोडिग्रेडेबल नहीं हैं, कागज़ की तरह ख़त्म नहीं होते। क्यों हमें ज़रूरत है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की ट्रेडिशनल प्लास्टिक के अलावा? बहुत सिंपली, अगर वो बायोडिग्रेडेबल होंगे तो हम उनसे आसानी से निजात पा सकेंगे, उनको डिस्पोज़ करना बहुत आसान होगा। हम उनको एक बार ज़मीन के अंदर डालेंगे, लैंडफ़िल साइट्स में डालेंगे, वो कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाएँगे, फिर हम उस लैंडफ़िल साइट में दोबारा से प्लास्टिक डाल देंगे। तो इस तरीके से वो बायोडिग्रेडेबल रहेंगे। अगर प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल ना हो, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होगी, हम कब तक डालते रहेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास जगह ख़त्म हो जाएगी। इमेजिन यू आर एन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, हम लोग एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, ये तस्वीर करें, और हमें टास्क दिया गया है कि हमने समुंदर के अंदर से प्लास्टिक की पोल्यूशन जो है इसको कम करना है। तो हम लोग क्या, हमारे पास जो प्लास्टिक वेस्ट है, ऐसे की सोर्सेज क्या हैं जो ओशंस में आएंगी, यानी प्लास्टिक वेस्ट ओशन में आती कहाँ से है? अगर आप एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, आप दो ही सोर्सेज बता सकेंगे। एक तो नंबर वन जो सोर्स है, दैट इज़ लैंड, राइट?
समुद्र के अंदर तकरीबन 80% जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो लैंड से ही आता है, यानी ज़मीन के अंदर लीकेजेस से, आप जो प्लास्टिक यूज़ करते हैं समुद्र के अंदर रैपर्स फेंकने से, इन तमाम चीज़ों से आपके पास जो प्लास्टिक है 80% जो प्लास्टिक आपके पास समुद्र में, जिसमें माइक्रो प्लास्टिक्स भी शामिल हैं, ये तमाम के तमाम आपके पास लैंड से आते हैं 80%। लेकिन इसके अलावा अगर आप एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, आपको ये भी पता होगा कि कुछ आपके पास वाटर से भी आते हैं, यानी कि 20% आपके पास तकरीबन वाटर से भी आते हैं, ऑल्दो ये कम है कंपेयर टू लैंड, लेकिन ये भी होता है। ये आपके पास कहाँ से आते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई एक्सीडेंट हो गया, राइट? शिपिंग एक्सीडेंट्स, कोई कश्ती डूब गई, तो वो कश्ती जो है उसके अंदर प्लास्टिक मौजूद होगी, या आपके पास कोई आप सामान लेकर जा रहे थे, वो समुद्र के अंदर घुम गया, तो उससे उससे भी तो ये जहाँ से प्लास्टिक आएगी। इसके अलावा घोस्ट टियर, ये हम लोग कहते हैं घोस्ट टियर, ये क्या होता है? आपके पास जो फिशिंग नेट्स होते हैं, अगर आप उनको अबैंडन कर दें, यानी कि जो आप जिनसे मछलियाँ पकड़ते हैं, अगर आप उनको ही छोड़ दें, यानी आपने मछली पकड़ी और वो समुद्र में कहीं गुम गया, राइट? इसको हम कहते हैं घोस्ट टियर नहीं, तो हम लोग कहते हैं घोस्ट टियर। आपने आपके पास अबैंडन्ड, आप लोग कहेंगे फिशिंग नेट्स। ओके, जो फिशिंग नेट्स आप अबैंडन कर देते हैं, यानी आप मछलियाँ पकड़ते थे, तो एकदम किसी दिन वो फिशिंग जो नेट था जिससे हम मछलियाँ पकड़ते हैं, वो समुद्र के अंदर चला गया, या आपने उसको छोड़कर आप चले गए, तो इससे भी आपके पास या ऐसी चीज़ें जिनसे हम मछलियाँ पकड़ते हैं, इनको अगर आप छोड़ देंगे, तो ये समुद्र के अंदर तैरना शुरू कर देंगी। ये प्लास्टिक की बनी हुई हैं, इससे भी आपके पास वाटर के थ्रू ही प्लास्टिक्स जाएँगे समुद्र के अंदर। तो ये 2 आप सोर्सेज़ बता सकेंगे, और फिर ऑफ कोर्स आप कुछ ऐसे मेजर्स करेंगे जिनसे ये कम हो सके। पॉलीएमाइड पॉलीमर्स, वो कहते हैं कि जो पॉलीएमाइड के पॉलीमर्स हैं, जैसे कि नायलॉन 66 या नायलॉन की और भी किस्में हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बहुत सारी जगहों पर टेक्सटाइल में। वो कहते हैं कि इनकी ऐसी कौन-सी खूबियाँ हैं, जैसे कि नायलॉन की ऐसी कौन-सी खूबियाँ हैं, जिनके लिए हम इनको इतने काम में यूज़ करते हैं। तो इनकी बहुत सी खूबियाँ हैं। सबसे पहले तो ये कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। जो आपके पास एमाइड लिंकेज है, CONH, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से ये आसानी से टूटते नहीं हैं। तो ये इसका नंबर 1 है। नंबर 2, ये आपके पास जो है ये इलास्टिक होते हैं, ये इनकी एक बड़ी ख़ास बात है। ये आपके पास एक रबर बैंड की तरह स्ट्रेच हो जाएँगे और फिर वापस आ जाएँगे, तो इससे आप इनको रोप्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवेज़ एट द एंड ये पॉलीमर्स हैं, इसलिए आप इनको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंसीडर अ मोनोमर, आप एक मोनोमर लें सच एज़ इथाइलिन, इथाइलिन से आपके पास जो पॉलीमर है दैट इज़ पॉलीइथाइलिन या पॉलीईथीन, या फिर आप लोग ये वाला सेट ले लें, टेरेफ्थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिससे अब तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा, पेट, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थैलेट, एंड रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलीमर्स। तो आप कोई से मोनोमर लें, क्या आप उससे कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलीमर बना सकते हैं? तो अगर आपने मेरा सिलोस देखे हैं, तो आप इज़िली बना सकेंगे। एनीवेज़ इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।